बार देश की सियासत में इन दिनों एक तारीख का बेसब्री से इंतजार है। 4 मई। दिल्ली हो या कोलकाता, सबकी नजरें 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर टिकी हैं। लेकिन बिहार सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहा है। पटना की सियासत में चर्चा गर्म है कि मई के पहले हफ्ते में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि गृह विभाग और वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को लेकर मंथन चल रहा है और नए चेहरों को शामिल करने की भी सुगबुगाहट तेज है। इसी बीच आरजेडी सांसद मनोज झा के एक बयान ने सियासी पारे को और अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार की नई सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आरजेडी साथ चलने को तैयार है। लेकिन सवाल वही, 4 मई के बाद सम्राट मंत्रिमंडल विस्तार की खबर कितनी पुख्ता है? क्या मंत्रिमंडल में अनुभव और युवाओं का समागम होगा या पुराने दिग्गजों की छुट्टी होगी और नए चेहरों को मौका मिलेगा? क्या वित्त और गृह विभाग पर फैसला मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह है और विपक्ष की मदद की पेशकश के पीछे की असली सियासी रणनीति क्या है? आज इसी पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस। नए मुख्यमंत्री का नया कैबिनेट बनेगा। बिहार में बीजेपी अब सरकार की ड्राइविंग सीट पर है और अब सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में नई टीम बनाई गई है। हालांकि इस टीम का अभी ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब पटना आएंगे तो इस नई कमेटी पर मुहर लगेगी, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा। वैसे नई टीम में युवाओं, अनुभवी नेताओं और महिला चेहरे के संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में 33% महिला आरक्षण का भी ख्याल रखा गया है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही देश में है जो महिलाओं को संगठन में 33% आरक्षण देती है। जब से भारतीय जनता पार्टी का हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाए। संजय सरावगी ने कहा कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, तो नई कमेटी में युवाओं को भी विशेष तरजीह दी जाएगी। तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इतने युवा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को प्राथमिकता देती है। माना जा रहा है कि उपाध्यक्ष, मंत्री से लेकर मीडिया पैनल तक में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक सम्राट चौधरी की बनाई कमेटी ही काम कर रही है। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष रहते चुनाव के कारण नई कमेटी नहीं बनी थी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज के सवालों पर आते हैं। कैबिनेट विस्तार आखिरकार कब होगा, हर कोई जानना चाह रहा है और डेट जो मिल रही है वो 4 मई के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। आखिर फाइनल डेट क्या होगी? सवाल ये भी पूछेंगे कि कौन कौन बनेगा मंत्री, क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा या पुरानों पर भी भरोसा किया जाएगा? सवाल ये भी पूछेंगे कि नए मुख्यमंत्री का नया कैबिनेट कब बनेगा, कैसा होगा? और सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या युवा होंगे नई कैबिनेट की आधारशिला? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से प्रीति शेखर और जेडीयू से महेश दास जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी से एजाज अहमद और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी आपसे है। जो नया कैबिनेट विस्तार को लेकर खबर आ रही है कि 4 मई के बाद कभी भी हो सकता है, कोई एक फाइनल डेट जो आपके पास है, पहले हफ्ते में ही होगा या दूसरे हफ्ते का भी इंतजार करना पड़ सकता है? संतोष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल्द ही, वो फैसला कभी भी हो सकता है, बहुत जल्द, यानी कि बहुत जल्द ही कैबिनेट का विस्तार करेंगे और हमारे सभी सहयोगी दलों के माननीय नेतागण जो इस कैबिनेट के हिस्सा होंगे, हर चीज का संतुलन होगा और बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का एक रोड मैप। कैसा संतुलन? उससे देखिए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बैठक में आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने दर्जनों एजेंडे पर मुहर लगाई और उसमें सबसे पहले 5 लाख करोड़ का निवेश कराने की बात हो, हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलकर शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात हो या फिर नए सैटेलाइट टाउन बसाने की बात हो, इन सभी चीजों पर और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने की बारी हो, हर मामले पर बहुत ही बारीकी से
आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर विचार रखा है और उन्होंने अपना उस पर प्रीति जी, ब्लूप्रिंट वो बात ठीक है, तैयार करके रखा है। तो ये सारी बातें चल रही हैं और जल्दी लेकिन कैबिनेट जो का विभाग है उनके मुखिया को तो चुनना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा अभी तो वो उन्होंने अपना पद संभाला है और उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और जो नियम है उस अनुसार से कैबिनेट का भी विस्तार होना है और वो जल्द ही होगा। इसमें कोई बहुत वही मैं तारीख जानना चाह रहा हूं। ये जो 4 मई, ये तो उनका विशेषाधिकार है ना माननीय। ये जो 4 मई की डेट बताई जा रही है कि 5 राज्यों का रिजल्ट आ रहा है, क्या उसका इंतजार किया जा रहा है कि वो रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम भी अपने पत्ते खोल देंगे? देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डेडलाइन वाली बात नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी कवायद चल रही है और इस पर गहन मंथन चल रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय होगा और आप लोगों के समक्ष सारी बातें स्पष्ट होंगी। अच्छा, ये जो खबर है कि 33% महिलाओं की भागीदारी हो सकती है कैबिनेट में। देखिए, बिल्कुल हमारे संगठन में और खासकर एनडीए में चाहे महिलाओं की बात हो या युवाओं की बात हो, हर वर्ग के संतुलन की बात हो, यानी कि हम लोग एक ऐसे गुलदस्ते को तैयार करते हैं जिसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं, चाहे वो तजुर्बा हो, चाहे युवा जोश हो, चाहे हर जाति के लोग उसमें सम्मिलित हो। तो वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा जैसी कि अपेक्षा सब लोग करते हैं, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों या आम जनता बिहार की। जैसी उनकी अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से हमारा जो हमारी सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निश्चित रूप से खरे उतरेंगे और सबका सम्मिश्रण और सबका संतुलन दिखेगा आने वाले कैबिनेट में। ठीक, अब मैं एजाजवी की तरफ जा रहा हूं। एजाजवी, मनोज झा जी कह रहे हैं कि नई सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आरजेडी साथ चलने को तैयार है। ये किस तरह की कदम चाल करने की बात कर रहे हैं मनोज झा जी? एजाजवी की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, जरा एक बार एजाजवी की आवाज को जरा ठीक कीजिएगा। एजाजवी, क्या माइक म्यूट था? ठीक, अब आ रही है आवाज। देखिए संतोष जी, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विधानसभा के अंदर भी कहा कि हम जनता के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर, बिहार के हित पर हम सकारात्मक रूप से सरकार को सहयोग करेंगे। लेकिन जहां पर सरकार फेलियर होगी, जहां पर सरकार जनता और जनता के हितों का ख्याल नहीं रखेगी, जहां पर सरकार गरीबों, शोषितों, वंचितों के घरों पर बुलडोजर चलाएगी, जहां पर सरकार भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ावा देगी, वहां पर हम सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूं। भागलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में बाइक सवार अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी है। कार्यपालक पदाधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोली लगने से नगर सभापति राजकुमार गुड्डू बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में रेफरल अस्पताल से JLNMCH रेफर किया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नगर परिषद कार्यालय में सुबह से ही बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 की संख्या में अपराधी रेकी कर रहे थे। मौका पाते ही अपराधी चैम्बर में घुसकर गोलीबारी की, जिससे कि कार्यपालक पदाधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नगर सभापति गंभीर रूप से घायल हो गए। नगर सभापति को गंभीर हालत में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया और मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। मेरी बीजेपी से प्रीति शेखर जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति शेखर जी, ये जो रेकी करके गोलीकांड को अंजाम दिया गया है और नगर परिषद कार्यालय के अंदर, आपका रिएक्शन, ये जो घटनाएं हुई हैं? राजकुमार गुड्डू जी बहुत ही अच्छे नेता हैं और लगातार वो क्षेत्र में बने रहते हैं, लेकिन सुल्तानगंज नगर परिषद की जहां तक मुझे जानकारी है कि उस क्षेत्र में इससे पूर्व भी आपसी रंजिश में कई मतलब पूर्व में भी कुछ छोटी मोटी बातें हुई हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगी कि इस घटना में जो लोग भी संलिप्त हैं उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और वो जल्द ही कानून के जो संलिप्त है वो सीसीटीवी में और सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। तस्वीरें देखिएगा किस तरह से ये जो मुंह छिपाकर खड़े हुए हैं, एक
लाल रंग का गमछा पहना हुआ है, दूसरा सफेद मैंने वही कलर का कहा गमछा संतोष पहना जी, हुआ है। जो लोग भी उसमें दिख रहे हैं उन पर कार्रवाई तय है और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उन पर होगी, इस बात में कोई संदेह नहीं। चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी होगा इस कांड में, जिसकी भी संलिप्तता होगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार वो खुद भी नजर बनाए हुए हैं और ये बहुत, जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया है उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम करेगी। और निश्चित तौर पर जो भी मृत हुए हैं कार्यपालक अभियंता, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। और इस घटना और खासकर एक कार्यालय में घुसकर किसी ने ऐसा दुस्साहस किया है तो बहुत गंभीर मसला है, लेकिन इसकी जांच करके जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। एजाज जी, नगर परिषद कार्यालय अमूमन सुरक्षा यहां पर चाक चौबंद होती है, लेकिन दुस्साहस देखिए, अंदर घुसते हैं, गोलीकांड को अंजाम देते हैं, 2 लोगों को गोली मारते हैं, एक की मौके पर मौत हो जाती है, दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी है और भागने में सफल भी हो जाते हैं। पुलिस के हाथ लगता है सिर्फ सीसीटीवी। देखिए संतोष जी, अभी हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और बिहार में बढ़ते अपराध पर बता ही रहे थे कि आपका ब्रेकिंग न्यूज आ गया। जिस तरह से भागलपुर के सुल्तानगंज में यह हत्याकांड हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें उन लोगों की संलिप्तता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और भ्रष्टाचार और लूट का जो अनुनाश्रय संबंध बन गया है और जिस तरह से अपराधियों को महिमा मंडित किया जा रहा है सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा, यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रीति शेखर जी उसी भागलपुर जिला से आती हैं, इनको पता है कि भागलपुर की स्थिति और परिस्थिति का किस तरह से वहां पर निर्माण कर दिया गया है। वहां पर कोई भी कार्य जो डेवलपमेंट के होते हैं बिना कमीशन खोरी के नहीं होते हैं। और इसमें जो ये हत्याकांड हुए हैं इसमें बड़ा मामला है और इसमें बड़े लोगों की संलिप्तता है। अगर ठीक ढंग से जांच हो जाए तो सारे बातें कौन है वो बड़े लोग? जाएंगी। एजाज जी, वो कौन है बड़े लोग? का विषय है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आप ये कह रहे हैं किसी पर तो शक होगा ना आपको। आप कह रहे हैं कि बड़े लोगों की संलिप्तता है, बड़े लोग कौन हो सकते हैं? वो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है कि बड़े लोगों के बिना संलिप्तता के बिहार में अपराधियों को महिमा मंडित नहीं किया जा रहा है। बिहार में अपराधी जिस तरह से सरेआम लूट, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार, यौनाचार की घटनाएं कर रहे हैं, ये बताता है कि बिहार में सरकार नहीं चल रही है, बल्कि सरकार चलाने वाले लोग कहीं ना कहीं अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए जितना भी मदद हो सकता है वो मदद करने का काम कर रहे हैं। संतोष जी, यहाँ अपराध और अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन होता है और हो रहा है। अब आप कवायद देखते जाइए, प्रारंभ हो चुका है और कोई भी नहीं बचेगा। सरकार को खौफ दिखना चाहिए, सरकार का इकबाल दिखना चाहिए, सरकार दिखनी चाहिए। सरकार सिर्फ और सिर्फ इस कामों में दिख रही है कि मलाई कैसे काटा जाए। सरकार आम जन की भलाई का कोई काम नहीं कर रही है और लोगों में इतना खौफ है कि अब तो जो ऑफिस है वो भी सुरक्षित नहीं है, घर भी सुरक्षित नहीं है। शिशिर जी, अमूमन नगर परिषद जो होती है वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद होती है। एक रिएक्शन जरा शिशिर जी से भी ले लूं। एजाज जी, एक रिएक्शन जरा शिशिर जी से भी ले लूं। शिशिर जी, नगर परिषद में आमतौर पर सुरक्षा चाक चौबंद होती है, क्या यह कह देना कि कार्रवाई होगी, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, क्या यह हौसला अपराधियों का तोड़ देगा? ये जो अंदर दाखिल होने के बाद देखिए वहां पर एक महिला भी मौजूद थी, वहां पर कई और लोग मौजूद थे, गोली 2 को लगी है जिसमें एक की मौत हुई है, दूसरा अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वहां कई लोग मौजूद थे। ये डर क्यों नहीं है पुलिस का? देखिए, दरअसल क्या है ना संतोष जी कि हम सबसे पहले तो जो कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई, मैं उस मृतक के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन मैं जो एक फैक्ट बात कहना चाहता हूं इन तमाम चीजों के मद्देनजर, आपको पता है एनडीए सरकार कहती है हम 3C से समझौता नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कमीशन से। लेकिन हम तो कहते हैं संतोष जी कि इस एनडीए सरकार का एक ही मिशन क्राइम, करप्शन और कमीशन। आप अगर नगर परिषद के हालात को देखेंगे, जो स्थितियां हैं, नगर परिषद लूट का अड्डा बना हुआ है संतोष जी।
अभी वहां हत्या हुई, आप देखिए ना कई जगहों पे। कल की घटना में पढ़ रहा था कि वहां पे जहानाबाद में बोर्ड की मीटिंग चल रही थी और कुर्सियां चल रही थी आपस में। निंदा प्रस्ताव पास हुआ, वो विषय एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत है, लेकिन आपस में कुर्सियां चलना, एक दूसरे को के साथ मारपीट करना। और रही बात सुरक्षा की, तो नगर परिषद की सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है। तमाम नगर परिषद की बात मैं करता हूं, नगर परिषद जो है वो बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए दिवालिया के तौर पे। लेकिन क्या है, वहां एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो है पैसा। पैसा जो है, चूंकि आपको पता है नगर परिषद में एक पेड़ जिसकी कीमत 50 पैसे होती है, नगर परिषद में उसकी कीमत 10,000 रुपए लगाई जाती है। जिस गाड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए होती है, नगर परिषद में उसकी कीमत जो है वो 1.5 करोड़ तक लगाई जाती है। वो ठीक है, ये लेकिन शिशिर जी आप नगर परिषद के अंदर, नगर परिषद कार्यालय के अंदर गोलीकांड अंजाम थोड़ी दे सकते हैं। हाँ संतोष जी, घटना का कारण समझिए। घटना का कारण यह है कि वहां कई गुड्स होंगे और वहां पे कमीशन खोरी का मामला होगा, और एक सिंगल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है नगर परिषद में। मैं आपको बता रहा हूं, ये टेक्निकल बात है कि वो डायरेक्ट डिस्पर्सिव ऑफिसर होता है, अपने खुद का वेतन भी वो निकालता है। डीएम साहब को भी ये अधिकार नहीं दिया गया है। और वो आदमी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे तैनात है, चाहे जहां कहीं भी तैनात हो, वो जिस हिसाब से वहां पे लूट की खुली छूट, और जिस हिसाब से एजेंसियों से कमीशन खोरी, गाड़ी वालों से कमीशन खोरी, खरीदगी में कमीशन खोरी, डेवलपमेंट में कमीशन खोरी, और उसी कमीशन में अगर जो वारे न्यारे हो रहे थे ऊपर नीचे हो गया। देखिए हत्याकांड जो है उसको अंजाम दिया अपराधियों ने। ठीक, प्रीति जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद महेश के पास हमारी बिहार की एनडीए सरकार की निष्पक्षता के बारे में बिल्कुल दावे के साथ कहती हूं कि आज जिस प्रकार से नगर निकायों में ई प्रॉक एवं जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्रियों की खरीदगी हो या फिर कोई भी सिविल वर्क हो, हर चीज बहुत ही पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है, वैसा पहले की सरकारों में नहीं हुआ करता था। और ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ही सवाल मेरा ये है कि गोलीकांड क्यों हुआ? मैं आपके सामने रख महेश जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, कुछ नहीं होता। महेश जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। सब लोग अपना कोटेशन डालते हैं। महेश जी, ये जो तस्वीर नजर आ रही है आपको, ये नगर परिषद कार्यालय की तस्वीर है। अंदर घुस के गोलीकांड को अंजाम दिया गया है, और सिर्फ गोलीकांड को अंजाम नहीं दिया गया है। इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज को जरा देखिएगा। एक तो ये जगह इनके लिए कोई अनजानी नहीं थी, और दूसरी, जैसा कि शिशिर कौंडिन्य जी कह रहे हैं कि कमीशन खोरी के चलते कई गुड्स वहां पर मौजूद हैं, और ये गोलीकांड को कमीशन खोरी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। संतोष जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता और आरजेडी प्रवक्ता को भी सुन रहा था। जो हत्याएं हुई ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपके माध्यम से ये दिख भी रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं, बेखौफ लेकिन ये निश्चित तौर पे हमारे लिए चुनौती का विषय है। लेकिन इसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे वो कोई भी एक भी बक्से नहीं जाएंगे, ये एनडीए सरकार की गारंटी है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है, इनको ये पता भी है कि कौन कौन संलिप्त हैं, तो इसका मतलब साफ है कि इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल की संलिप्तता है। और दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कमीशन, संतोष जी, अरे भाई, आपके कमीशन खोरी के कारण मनमोहन सिंह और राजीव गांधी जी की सरकार चली गई थी। बोफोर्स घोटाला और कोल घोटाला याद होगा इनको। तो इन लोगों को इस घटनाओं से और कमीशन से ये लोग बहुत वाकिफ हैं, इसलिए इन लोगों को याद आती है इस तरीके की चीज। ठीक, एक छोटा सा रिएक्शन जरा मैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर कार्रवाई भी कड़ी होगी, चाहे जो भी लोग होंगे।
रमाकांत जी, पक्ष एक के छोटा लोग सा भी अगर रिएक्शन, उसमें उसके बाद मैं अपने होगा, टॉपिक पर वापस आ रहा उनको हूं। भी जेल जाना पड़ेगा। सरकार के स्तर लेकिन से ये लोग जिस सबका तरीके से किया जाता है, अपराधियों ये को सबको उनके ऊपर बोलकर आप संरक्षित लोग करने का प्रयास करते हैं, ये साफ इनकी मंशा जाहिर होती है कि ये लोग अपराधी के पक्ष में हमेशा खड़ा हो जाते हैं, लेकिन बख्शे नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पे आदरणीय सम्राट चौधरी जी उस मामले को संज्ञान में लेकर जो भी लोग उसमें संलिप्त होंगे एक भी नहीं बचेंगे। ठीक है रमाकांत जी, थोड़ा सा अपना सवाल को और आगे बढ़ाता हूं। जो घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद जो नई सरकार है, क्या ये अपराध रोकथाम के लिए बड़ी चुनौती होगी? अब कैबिनेट जो विस्तार होगा, यानी मंत्रिमंडल गठन होगा नई सरकार का, उसमें इस पर भी फोकस रहेगा सरकार का? कार्य शुरू हो गया है। महेश दास जी जैसे बिल्कुल, कहीं ना क्योंकि कहीं आप देख रहे होंगे कि जब चुनाव 2025 चुनाव के बाद सरकार बनी, उसके बाद क्राइम और करप्शन की घटनाओं में थोड़ा तेजी तो जरूर आई है। ये ऐसा नहीं है कि आज से ही शुरू हो गया है। जहां भी दैनिक कह सकते हैं कि काम कार्य होते हैं, उसके पैसे निकासी होते हैं, वहां उस जगह पर इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। और नगर परिषद उस जगह है जहां डेली कुछ पैसा का आवंटन और ये होता है और कमीशन का होता है। लेकिन अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी जी जब फुल फ्रेश होकर के आते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, वो क्राइम और करप्शन पर अगर कमांड पा लेते हैं तो निश्चित रूप से वो उनकी उपलब्धि होगी और वो माने भी जाते हैं कि हार्ड हिटर हैं। अब रहा, लेकिन मुझे लगता है कि विषय जो था मंत्रिमंडल विस्तार का, उससे कहीं हम भटक गए हैं। तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी जो है ना, कहीं न कहीं इसके पीछे एक बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि अभी 3 ही लोगों पर सारी जिम्मेवारियां हैं। जब जिम्मेवारियां विभक्त होगी तो शायद कुछ कंसंट्रेशन का काम किया जाएगा। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी ज्यादा इसमें माथापच्ची कर रहे होंगे, क्योंकि लेकिन इस समय चूंकि पिछली सरकार की अगर बात करें, नीतीश जी ने जब नई सरकार बनाई थी, इससे पहले वाली सरकार, तो उन्होंने गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया था। क्या बतौर मुख्यमंत्री वो गृह विभाग अपने पास संभालेंगे या गृह विभाग किसी और को दिया जा सकता है? नहीं, जहां तक उनकी जो आदत है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो गृह रखना चाहेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि वो उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार तब किया जब वो उप मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे, इसलिए वो उसको धारण करेंगे जहां तक मुझे लगता है। ऐसी बात नहीं है कि वो इससे पीछे हटेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो चीजें बहुत दिनों से पकते आ रही है उसके सुधार में भी समय लगेगा, और अगर हम किसी के पास देते हैं तो फिर उसके एक्शन में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। इसलिए उस रास्ते पर गृह विभाग किसी को देना मुझे लगता है कि खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अब रहा मंत्रिमंडल विस्तार की बात, तो मैं कहना चाह रहा हूं संतोष जी कि दरअसल इसमें माथापच्ची वो इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हें मालूम है कि इतनी स्क्रीनिंग कमेटियां हैं और नाम देने से क्या फायदा है। लेकिन जब स्क्रीनिंग कमेटियां तय कर लेगी नाम, तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जी से आला कमान पूछेगा कि ये सूची है, आपका कोई बदलाव इसमें करना चाहते हैं, तो वहां अपनी बात रखेंगे और उस बदलाव के नजरिए जो भी कहेंगे संभव है उनका पालन किया जाएगा। क्योंकि कैप्टन वो है तो कैप्टन की भी अनुमति ली जाएगी, बिना उनकी अनुमति का ऐसे सूची जारी नहीं की जाएगी। और रहा तिथि की बात, तो संतोष जी, तो परसों ही मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग सब तैयार हैं, जिस दिन आला कमान से मिलेगा हम उस दिन ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर लेंगे गांधी मैदान समारोह में। अभी कोई तिथि हमारे पास में नहीं है। ठीक, अब मैं प्रीति जी की तरफ जा रहा हूं। प्रीति जी, क्या गृह विभाग और वित्त विभाग को लेकर कोई अभी भी मंथन चल रहा है? खबर ऐसी आ रही है कि गृह विभाग और वित्त विभाग अभी फाइनल नहीं हुआ है, बाकी सारे विभाग फाइनल हो चुके हैं। देखिए संतोष जी, ये सभी बातें सिर्फ खबरें हैं और वास्तविक तौर पर जो भी डिसीजन लेना है वो एनडीए के शीर्ष नेताओं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उनके कम्युनिकेशन से और आपसी संवाद से ही तय होना है। इसलिए कौन सा विभाग किनके पास रहेगा, हाँ, जो प्रोटोकॉल है और जो अभी तक जो एक प्रारूप रहा है एनडीए सरकार का और मंत्री मंडल के पूरे फॉर्मूले का, वो निश्चित रूप से पालन किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेशन हो, ज्यादा से ज्यादा आपसी समन्वय हो, आपसी तालमेल हो, इस बात का निश्चित रूप से ख्याल रखा जाएगा। और ये विशेषाधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा हम लोग कर ले, जल्दी सारी। महेश जी, क्या वित्त विभाग को लेकर जेडीयू की डिमांड है कोई कि वित्त विभाग उनके पास होना चाहिए, या खबर ये भी आ रही है कि गृह विभाग की भी डिमांड की गई है आपकी ओर से? संतोष जी, ऐसी कोई अधिकृत बातें सामने नहीं आई हैं, न स्पष्ट तौर पर किसी के द्वारा कही गई है, इसीलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। संतोष जो जी, बात ही नहीं हुई, एनडीए गठबंधन में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। जब आदरणीय नेता
नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब भी कोई किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं था, और आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी मुख्यमंत्री हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी और ये मंत्रिमंडल विस्तार का पूरा हक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र अधिकार है, वो किसको देंगे नहीं देंगे और ये एनडीए के शीर्ष नेता तय कर देंगे। खास डिमांड नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए गठबंधन में जाएंगे उस पर जेडीयू संतुष्ट है। देखिए वही तो मैं कह रहा हूं संतोष जी कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो एनडीए के शीर्ष नेता है, इन लोगों को तय करना है और कहीं कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं रहा है। अच्छा, खबर ये भी चल रही है कल कि भी नहीं रहेगा, जो रिपीट चेहरे हो सकते हैं, निश्चिंत रहिए। जेडीयू से जो रिपीट चेहरे हो सकते हैं उनमें कुछ नाम चल रहे हैं, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खान, शीला मंडल, सुनील कुमार। क्या ये नाम ठीक है? नहीं, मुझको नहीं पता है संतोष जी, क्योंकि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम सरकार के प्रवक्ता नहीं है और ना ही हमको उस मीटिंग में बुलाई जाती है। जेडीयू फाइनल ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। ठीक। और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे कि कौन मंत्रिमंडल में जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। एजाज भी यहां तो कोई कंफ्यूजन जब होगा तो आपको भी पता चल जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर तो बहुत चलती है। हाँ। लेकिन जब शपथ ग्रहण का न्यूज आता है और जो शपथ लेते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए अभी कुछ भी हम लोगों के लिए कहना ये सही नहीं रहेगा। ठीक, तय समय पे जब होगा तो आप लोगों को पता। दोनों प्रवक्ता ऐसे बता रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। क्या ये खाने के दांत और दिखाने के और वाली स्थिति है? संतोष जी, दोनों प्रवक्ता सच और सच्चाई से लोगों को अवगत नहीं कराना चाहते हैं। सच तो यह है कि एनडीए के अंदर जिस तरह से जूतम पैजार की स्थिति है, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से विजय सिन्हा जी का बॉडी लैंग्वेज, राष्ट्रीय जनता दल में तो ये स्थिति है कि बिहार में नैया डुबा के अब बंगाल में डुबाने चले गए हैं तेजस्वी यादव जी। ठीक नहीं, ये स्थिति है इनकी। ये दूसरे को भाषण देंगे। एक बार उनको अपनी बात सुनिए ना, धैर्य रखिए ना, सुनिए ना, बहुत काबिल नहीं हो जाइएगा। सुन लीजिए, सत्ता की मलाई के लिए आप बहुत काबिल नहीं है। लड़ाई शुरू हुआ, आप हमको मना नहीं करिए, आप अपना बात रखिए, हम भी अपना बात रख रहे हैं। ये लोग सत्ता की मलाई वाले लोग हैं और मलाई के लिए लड़ाई शुरू कर दिए हैं। आप देखते जाइए, समय आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आज चिराग पासवान जी का वक्तव्य और विजय सिन्हा जी का वक्तव्य कि मैं पगड़ी को सुरक्षित रखूंगा, यही बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं जो पगड़ी की राजनीति शुरू करके बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, उन्हीं की पगड़ी को कहीं ना कहीं उछालने का काम उन्हीं के अलायंस पार्टनर और उन्हीं के पार्टी के नेता करेंगे। ठीक, शिशिर जी, जैसा बीजेपी और जेडीयू की ओर से दावा है कि मंत्रिमंडल को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन खबरें बीच बीच में ये भी आई कि हो सकता है कि वित्त विभाग जेडीयू अपने पास रखना चाहे या गृह विभाग की भी डिमांड कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में आखिरी कुछ महीने जो अभी उनकी सरकार रही, उनके नेतृत्व वाली सरकार रही, उसमें पहली बार उन्होंने गृह विभाग अपने पास से हटा कर दिया सम्राट चौधरी को। तो क्या ये जैसा प्रवक्ता टेलीविजन पर कह रहे हैं वो स्थिति है, या फिर ये जो डिले हो रहा है 4 मई के बाद की बात निकल कर आ रही है कि पहले हफ्ते में हो सकता है, वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, दरअसल क्या है ना संतोष जी कि को नृप होए हमें कहानी, कोई भी मंत्री बने, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। सड़क से लेकर के सदन तक जो जनता की हित की बात होगी वो हम करेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये सर्वविदित है कि जो स्थितियां हैं उस स्थितियों के मद्देनजर जो खींचतान है दोनों पार्टियों में, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में, लाजमी सी बात है कि वो जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। दूसरी बात, और मुझे तो कभी कभी दया आती है विजय सिन्हा जी को देखते हैं तब। बेचारे वैकेंसी तो खत्म हो गई, अब पगड़ी वाला बयान दे रहे हैं, पगड़ी बचाने वाला। तो डिप्टी सीएम की वैकेंसी तो रही नहीं। वैसे बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा जूनियर या सबऑर्डिनेट के नीचे काम करने का। देखिए ना, महाराष्ट्र में
देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर को देख लीजिए, और ऐसे कई उदाहरण हैं। खासतौर से नहीं तो इसको पलटकर आप ये भी तो दे सकते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाने वाला कुल मिलाकर के नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि बेचारे विजेंद्र बाबू तो मतलब किस हिसाब से है, चूंकि विजय चौधरी जी के बारे में तो सबको पता है वो न नर में है न नारी में है, ठीक है ना। लेकिन विजेंद्र बाबू की क्या हालत होगी जो नीतीश बाबू जैसे व्यक्तित्व के साथ काम कर चुके हैं पैरेलल, अब सम्राट चौधरी जी के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करना पड़ रहा है, तो बड़ी विडंबना है। लेकिन अब यही तो राजनीति है। आपको नहीं, राजनीति सत्ता है साहब, सरोकार के राजनीति है सत्ता। इसमें अपने लिए थोड़ी काम करना है कि मैंने इतने समय दिया है तो फिर मैं बड़े पद पर ही रहूंगा, फिर तो ये गलत बात हो जाएगी ना, गलत ट्रैक पर चली जाएगी। जन सरोकार, थोड़ा सा समय कम है, रमाकांत जी की तरफ जन सरोकार जो है कोई खबर कहीं से भी सत्ता में रहकर के और मंत्री पद लेकर के का नाम कट सकता है। बेसिकली ये सत्ता का खेल है, सत्ता की मलाई का आवाज नहीं मिल रही आपकी। संतोष जी, मैं ये कहना ही चाहूंगा कि दरअसल जिस देरी की बात कर रहे हैं उसमें जो मुख्य मुद्दा है वो संतुलन का मुद्दा है। वो मुद्दा संतुलन का जातीय होगा, वो मुद्दा होगा क्षेत्रीय होगा, वो युवा का होगा, महिला का होगा। क्योंकि आपने देखा होगा एक दिन के विशेष सत्र में सम्राट चौधरी जी ने इशारा किया था कि हमारे यहाँ 29 महिला विधायक हैं, उनमें 25 एनडीए का है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी भागीदारी भी बढ़ेगी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कौन से मंत्री हटेंगे कौन से रहेंगे, तो मुझे लगता है जितने पुराने मंत्री बीजेपी के हैं वो तो रहेंगे ही, क्योंकि दो नितिन नवीन की जगह कौन आएंगे, डॉक्टर सौरागी की जगह कौन आएंगे, और इसके अलावा दो जो सीटें खाली हो गई है उसमें कौन आएंगे। तो कुछ नए लोगों का नाम उसमें जो तैर रहा है, उसमें बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा जी का भी नाम आ रहा है, फिर इधर इंजीनियर शैलेंद्र जी का नाम आ रहा है, मनोज शर्मा जी का नाम आ रहा है, राजेंद्र गुप्ता जी का नाम आ रहा है। कुछ नए चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो 5-6 पद बदले जाएंगे। और जहां तक सवाल है देरी होने का, तो ये केवल सम्राट चौधरी जी को फैसला नहीं करना है, जदयू को भी अपनी सूची तैयार करनी है, रालोमो को भी अपनी सूची देनी है, और लोजपा और हमको भी देनी है। नहीं, खबर जो मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि हम आरएलएम और जो एलजेपी रामविलास है यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, वो लगभग अपने जो नेता हैं उनको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जेडीयू में बड़ा मंथन चल रहा है। अब देखना ये होगा कि ये जो मंथन चल रहा है इसका रिजल्ट कब तक आता है और जो मंत्रिमंडल का निर्माण होना है वो कब तक हो पाता है, इस पर सबकी नजर होगी। फिलहाल